Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of New Simplified. Now many of you were asking कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जानने हैं और आज की सीरीज में हम उन्हीं को लेकर आ रहे हैं. टुडे विल टॉक अबाउट कमर्शियल पेपर, बट नॉट जस्ट कमर्शियल पेपर. हम जानेंगे कमर्शियल पेपर को रेगुलेट कैसे करते हैं, साथ में हम देखेंगे कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल में क्या डिफरेंस होता है. इसके साथ हम जानेंगे कि डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग होती है क्या होती है, और ये देखेंगे कि कमर्शियल पेपर का बैंक रेट से क्या लेना देना है. यस, देयर इज अ रिलेशनशिप जिसको आज हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए एक एक करके जानते हैं, पर पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आरबीआई इज अ regulatory authority for the commercial paper in India, and SEBI issues the guideline for increasing transparency in issue of the commercial paper. तो आपने देखा था कि सबसे पहले आरबीआई किसे रेगुलेट करता है, सेबी किसे रेगुलेट करता है, ये मैंने क्लियर किया था. डिफरेंस बिटवीन मनी एंड कैपिटल मार्केट. अगर नहीं देखा तो इसकी वीडियो जाके आप देख लीजिए, बिकॉज उससे इस सवाल का जवाब देना आपके लिए आसान हो जाएगा. आप समझ पाएंगे कि क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कमर्शियल पेपर होते क्या है. कमर्शियल पेपर अगर देखा जाए तो एक तरीके के प्रॉमिसरी नोट होते हैं जो कि वादा करते हैं कि ये पार्टी इस पार्टी को एक पर्टिकुलर टाइम पे इतना पैसा देगी. इट्स जस्ट लाइक दिस. किसी भी बॉन्ड के जैसे या किसी जैसे होते हैं, तो कमर्शियल पेपर देखा जाए तो एक बॉन्ड जैसे होते हैं देखा जाए. बस डिफरेंस ये होता है कि दीज आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट. मीन्स ये ऐसे डॉट इन डेट इंस्ट्रूमेंट है जिनका पीरियड शॉर्ट होता है. शॉर्ट इन टर्म्स, इनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है. क्यों? क्योंकि ये मनी मार्केट के डेट इंस्ट्रूमेंट है, और आपको पता है मनी मार्केट के डेट इंस्ट्रूमेंट की जो पीरियड होती है वो 1 साल से कम होती है. तो इसकी भी जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से आप 7 दिन से लेके आपकी 1 ईयर तक होती है. दिस इज द मेच्योरिटी पीरियड. 1 साल से पहले मेच्योर हो जाते हैं. इसमें खास बात यह है क्योंकि एक पार्टी दूसरे को वादा कर रही है. अब इमेजिन कीजिए, दिस इज अ कॉर्पोरेट पर्सन जिसको कम से कम आपके पैसा चाहिए 25 लाख के आसपास, राइट. इनको 22 लाख के आसपास पैसा चाहिए, राइट. अब इनको 22 लाख पैसा चाहिए, उसके लिए क्या जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे, और बैंक को ये लोग बैंक इनको देगी पैसा 25 लाख जो इनको चाहिए, और इन रिटर्न ये इनको देंगे कमर्शियल पेपर जिसमें प्रॉमिसरी नोट, जिसमें वादा है कि एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी पीरियड ये इतना पैसा मैं आपको दे दूंगा. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये वादा करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 25 लाख, राइट. क्योंकि कमर्शियल पेपर में इंटरेस्ट रेट कम होती है, डिस्काउंटिंग ज्यादा होती है. तो यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है, बिकॉज यहीं से हम देखेंगे कमर्शियल पेपर का बैंक रेट से क्या लेना देना होता है. तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपकी एंटिटी क्या हो गई? बैंक हो गई, या आपके इंडिविजुअल हो गए, जहाँ पे 22 लाख रुपए बैंक ने इनको इमीडिएटली प्रोवाइड कर दिए, और यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर में वादा किया कि हम 25 लाख देंगे. तो ये जो 3 लाख का डिफरेंस है ना, ये इसको कहते हैं, ये इसका बेनिफिट है जो बैंक को मिलने वाला है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग में क्या है? इंस्टेड ऑफ पेइंग पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट, आप पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट ना पे करके एक फिक्स अमाउंट ले रहे हो. क्योंकि इसमें वादा किया है, ये इनको बोलेंगे 25 लाख देंगे, बट एक्चुअली अभी इनको 22 मिले हो, 3 लाख का डिफरेंस ये लेने वाले. इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग. बट यहाँ पे ना एक चीज जानना बहुत जरूरी है. दिस डिस्काउंटिंग, यही चीज जो होती है ये आपकी काम आती है बैंक रेट में. पर उसे समझने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, दीज आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट. इसका मतलब ये अनसिक्योर्ड होते हैं, इसका मतलब इसमें कोई कोलैटरल नहीं होता इसके पीछे, और इतना बड़ा अमाउंट आप दे रहे हो किस भरोसे पे? भरोसे पे एक्चुअली, कि इफ दिस इज अ बिग कॉर्पोरेट प्लेयर, इफ दिस इज अ बैंक, या फिर कुछ ऐसा है जिसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है. इसलिए क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे पिक्चर में आ चुकी है. अगर इनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो विदाउट कोलैटरल भी इनको लोन मिल चुका है. इसीलिए कहते हैं ये अनसिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि इनके पीछे कोई कोलैटरल नहीं होता, कुछ गिरवी नहीं रखा है आपने, सिर्फ भरोसे के बेसिस पे चल रहा है. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जाती है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इनके जो यूजर होते हैं, इसीलिए मोस्टली बिग कॉर्पोरेशन और बैंक्स होते हैं जिनकी रेटिंग हाई होगी. समझ में आया? जिनकी रेटिंग कम है या फिर अगर छोटे हैं तो उन पे इतना भरोसा होगा ही नहीं कि वो इशू कर पाए, राइट. सॉरी. और एक चीज और,
अब क्योंकि ये बहुत रिस्की होते हैं, कोलैटरल भी नहीं है, कॉर्पोरेट प्लेयर आपका इशू कर रहा है, तो ऐसे केस में रिटर्न भी आपके हाई होते हैं, राइट। जितना रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट होता है उतना ही रिटर्न या इंटरेस्ट रेट उसकी हाई होती है। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग अमाउंट या तो ज़्यादा हो जाती है, या फिर अगर इंटरेस्ट रेट है तो वो ज़्यादा होता है, पर यूजली डिस्काउंट पे चलते हैं, इंटरेस्ट रेट पे कम होते हैं। और इसके बाद जब आप ये समझ गए, तो एक चीज अब मैं आपको बताती हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक रेट एंड द कमर्शियल पेपर, राइट। वो जो चीज आपको समझनी थी, वो चीज आप ऐसे समझेंगे। बैंक रेट का डेफिनेशन क्या होती है? बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, राइट। तो ये हो गया आपका, इमेजिन कर लीजिए एसबीआई, और ये यहाँ पे हो गए आरबीआई, राइट। अब यहाँ पे एसबीआई को आरबीआई से पैसा लेना है, किसी कोई पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब आरबीआई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे इनको देगा। चलो आरबीआई कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी इनको देने को तैयार है, बट उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट लगाएगा। इस इंटरेस्ट रेट को तो कहते हैं बैंक रेट। यहाँ पे खास बात ये है, बैंक रेट यूजुअली इसके पीछे एक सिक्योरिटी होती है, दैट इज कमर्शियल पेपर। मतलब जब आरबीआई एसबीआई को पेपर दे रहा है, तो इन रिटर्न एसबीआई को आरबीआई को कमर्शियल पेपर देना होता है, राइट। ये कमर्शियल पेपर एसबीआई के पास आया कहां से था? ये कमर्शियल पेपर यहां से आया था, जब हम पिछले एग्जांपल में नहीं बता रहे थे वो जो कॉर्पोरेट प्लेयर। तो यहाँ पे जो हमारे कॉर्पोरेट प्लेयर हैं, जिन्होंने जब आपका 20-22 लाख का लोन लिया था, तो 25 लाख देने का वादा किया था, राइट। इन्होंने क्या किया था? 25 लाख का लोन लिया था, और 22 लाख इनको अभी मिल गया था, 22 लाख इनको मिल गया था, 25 लाख का इन्होंने वादा किया था रिटर्न करेंगे। इसमें कमर्शियल पेपर जनरेट हुआ था। इसी कमर्शियल पेपर को प्रॉमिस किया जाता है बैंक रेट के टाइम पे, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करें, तो यहाँ पे पहले केस में डिस्काउंटिंग हुई थी। मैंने क्या बताया था? डिस्काउंटिंग हो जाती है ना, जब आपकी 22 लाख की जो सिक्योरिटी है 25 लाख में आपके बिक जाती है। अब जब यहाँ पे दोबारा एसबीआई ने ये सिक्योरिटी आरबीआई को इशू की है, तो यहां पे रीडिस्काउंटिंग होती है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। मतलब ये जो प्राइस है वो निगोशिएट होगी। अब एक ध्यान रखिएगा, इस वैल्यू को फेस वैल्यू कहते हैं, क्योंकि ये आपके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में लिखा होता है। यहाँ पे लिखा होगा कि 25 लाख मैच्योरिटी पीरियड पे जिस भी एंटिटी के पास ये पेपर है उसको मिल जाएंगे। तो कमर्शियल पेपर एसबीआई से आरबीआई के पास आ गए, तो जब इसका टाइम पीरियड खत्म होगा, तो वो 25 लाख अब किसको मिलेंगे? आरबीआई को मिलेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ये शिफ्ट हो गए ना, शिफ्ट होने पे एसबीआई को भी कोई फायदा होना चाहिए, तो यहाँ पे रीडिस्काउंटिंग होती है। तो इस बार एसबीआई क्या करता है, ये यहाँ से इसको 23 लाख रुपए बोरो करेगा। अब यहाँ पे 22 लाख रुपए लिए थे ना, एसबीआई यहाँ से 23 लाख रुपए बोरो करेगा, और 25 लाख एट द एंड इसको कौन पे करेगा? ये कॉर्पोरेशन। इसे कहते हैं रीडिस्काउंटिंग। रीडिस्काउंटिंग मींस आपने प्राइस रीनिगोशिएट कर ली। यहाँ पे 22 लाख रुपए मिले थे कॉर्पोरेशन को, यहाँ पे एसबीआई को मिलेंगे 23 लाख, राइट। तो इसको कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए का एसबीआई को यहाँ पे भी फायदा हो जाता है। बस नुकसान इसको ये, अगर ये अपने पूरा मैच्योरिटी पीरियड खत्म करता तो 25 लाख मिलते, पर क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड से पहले ये आरबीआई को दे रहा है, तो सिर्फ इसको कितने मिल रहे हैं? 23 लाख। सिर्फ 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, सॉरी फायदा हुआ। सो दैट इज रीडिस्काउंटिंग, क्योंकि अभी भी टाइम पीरियड बचा है। एसबीआई को बीच में कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उसने वो क्या किया? उसने आरबीआई को वो पैसे दे दिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्काउंटिंग समझना और रीडिस्काउंटिंग समझना, बिकॉज ये कंफ्यूजन आपको हमेशा रहती होगी। आज ये फिगर्स के साथ आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से डिस्काउंटिंग होती है, और बैंक रेट के टाइम पे किस तरीके से डिस्काउंटिंग होती है, और किस चीज को आप प्रॉमिस करते हो। आप कमर्शियल पेपर्स को उसमें प्रॉमिस करते हो, ठीक है। सो दिस वाज अंडरस्टैंडिंग कमर्शियल पेपर। कोई डाउट हो तो आप सीधा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। अब आगे चलते हैं, अब आगे समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल बिल। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल में क्या डिफरेंस होता है? दोनों एक जैसे सुनाई देते हैं। तो कमर्शियल बिल इज नथिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आपने मेरी बिल ऑफ एक्सचेंज वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज वाली वीडियो जरूर देख लें। अब ध्यान रखिएगा, कमर्शियल पेपर और कमर्शियल बिल में डिफरेंस ये होता है कि कमर्शियल बिल में आपकी 3 पार्टीज होती हैं, और कमर्शियल पेपर में सिर्फ आपकी 2 पार्टी थी। जहां तक आपको याद है, एक तरफ आपका बैंक होता है और दूसरा आपका होता है कॉर्पोरेट प्लेयर, राइट। तो यहाँ पे हम अपना प्लेयर डाल सकते हैं। तो ये हमारे हो गए, यहाँ पे एक मर्चेंट हो गया और एक आपका बैंक हो गया। दिस इज हाउ कमर्शियल पेपर 2 एंटिटीज के बीच में काम करता है। लेकिन
जो आपका कमर्शियल बिल होता है वो 3 एंटिटीज के बीच में काम करता है। अगर याद हो तो मैंने बताया था ये आपका बिजनेसमैन 1 है एंड दिस इज बिजनेसमैन 2, राइट। तो ये यहाँ पे इनको रॉ मटेरियल या गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, बट इनके पास पैसा नहीं होता तो वो सीधा इनको पैसा नहीं दे सकते, राइट। इनके पास पैसा नहीं है तो थर्ड एंटिटी से पैसा लेते हैं, राइट। बैंक से लेंगे तो वो अपने पास नहीं लेंगे, बैंक को बोलेंगे आप इनको दे दीजिए। इस तरीके से साइकिल कंप्लीट होती है, राइट। इसमें ऐसा होता था ना, तो इसमें जब आपके 22 लाख रुपए इनको देने होते थे यहाँ पे, तो यहाँ बैंक को एट द एंड 25 लाख देने की वादा किया जाता था कि आखिर में 25 लाख देंगे, और यहाँ पे आपका बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर कमर्शियल बिल साइन होता था जिसमें वादा किया गया है कि 25 लाख फाइनली जिसके पास भी ये पैसा एंटिटी होगी, जिसके पास भी ये बिल होगा, उसको मिल जाएगा। तो इस तरीके से 3 पार्टी इन्वॉल्व होती थी और अक्सर इसके लिए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक चीज यहाँ पे इनवॉइसेस का यूज करते थे, राइट। इनवॉइसेस कि ऑलरेडी एक प्रूफ है कि इनके पास गुड्स एंड सर्विसेज आ रहे हैं, इसका मतलब ट्रेड हो रहा है, उसके बेसिस पे ये चलता था। तो कोई सिक्योरिटी नहीं यूज होती थी इस केस में। इस केस में क्या यूज होते थे? इनवॉइसेस, जिन पे लिखा गया है कि इतने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे जा रहे हैं। उस बेसिस पे बैंक क्या करता था? फाइनेंस कर देता था कि ठीक है आप रॉ मटेरियल ले लीजिए और हम आपके जिससे आप ले रहे हैं उसको पैसा पकड़ा देंगे, जिसको ट्रेड्स में भी यूज करते थे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई ऐसा इनवॉइस नहीं है, कोई ऐसा आपका बाकी यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ कमर्शियल पेपर है, कोलैटरल नहीं, और ट्रस्ट के बेसिस पे 2 एंटिटीज के बीच में चल रहा है, ठीक है। ये आप डिफरेंस समझ गए। अब समझते हैं रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल पेपर। देखा जाए तो इंडिया में कमर्शियल पेपर 1990s में इंट्रोड्यूस किए गए थे और इसको रेगुलेट करने वाली एंटिटी आपकी आरबीआई थी। साथ में आपको रेगुलेट करती थी फिक्स मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये दोनों मिलकर इसके लिए रेगुलेशंस लेकर आते थे। आरबीआई रेगुलेट करता है और ये आपका फिमदा कुछ गाइडलाइंस लेकर आता है। बट हुआ क्या? 2008 में आपकी सब प्राइम क्राइसिस हुई। अगर आपको याद हो तो सब प्राइम क्राइसिस में आई टोल्ड यू लाइबॉर लिबिड वगैरह में किस तरीके से आपके बैंक भी इन्वॉल्व थे और बैंक्स ने काफी घोटाला किया था। और कमर्शियल पेपर में आप देखते हैं कि एक एंटिटी तो आपकी बिजनेसमैन होती है, दूसरी एंटिटी आपकी बैंक होती है, राइट। तो क्योंकि बैंक्स ने ये किया तो रेगुलेशंस बदल दी गई। तो आफ्टर 2008 व्हाट हैपन इज, कुछ रेगुलेशन बदली। जैसे इसके बाद म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड आपके नॉन लिस्टेड कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उनको ये एक लिमिटेशंस लगा दी गई। 2017-18 से ये बात चल रही है कि जो म्यूचुअल फंड एंटिटीज हैं वो नॉन लिस्टेड कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो बहुत ज़रूरी था कि कमर्शियल पेपर को लिस्टिंग किया जाए स्टॉक एक्सचेंज पे, जिससे कि उनको प्रॉपर रेगुलेट किया जा सके। आपको बताना, बैंक और बिजनेसमैन के बीच में जो बिजनेस है वो मोस्टली कमर्शियल पेपर के थ्रू चलता है, और कमर्शियल पेपर मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट को कंट्रोल करते हैं आपके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सब प्राइम क्राइसिस में कमर्शियल पेपर का बहुत बड़ा रोल था इन टर्म्स ऑफ कि जो बिजनेसमैन है उन्होंने बैंक से झूठ बोला और बैंक ने आपके स्टॉक एक्सचेंज को जहां पे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी लाइबॉर और लिबिड के लिए, वहां पे झूठ बोला। आपको नहीं पता तो ये वीडियो देख लीजिए, वहां पे जाके जान लीजिए। इस पूरे प्रोसेस में रिफॉर्म किए गए, तो रिफॉर्म इंडिया में भी हुए। फाइनली बात की गई कि कमर्शियल पेपर को स्टॉक एक्सचेंज पे ला के लिस्ट कर देना चाहिए, जिससे कि उसमें क्या हो सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके। एंड दैट्स व्हाई सेबी गाइडलाइंस लेकर आई कमर्शियल पेपर के लिए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ HR खान कमेटी। HR खान कमेटी पता हो तो याद है, ये आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड के डेवलपमेंट के लिए आई थी, राइट। सो दिस कमेटी रिकमेंडेड कि उसको लिस्टिंग कर देना चाहिए, आफ्टर विच इट वॉज लिस्टेड। एंड दैट्स वाई अब आप इस स्टेटमेंट का जवाब मुझे दे सकते हैं कि आरबीआई इज द रेगुलेटिंग अथॉरिटी फॉर द कमर्शियल पेपर इन इंडिया। इंडीड, क्योंकि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा, सेबी इशूड गाइडलाइन फॉर इंक्रीजिंग द ट्रांसपेरेंसी इन इशू ऑफ कमर्शियल पेपर। मे बी आप फाइनल में दे रहे होते तो आपको लगता कि सेबी तो मनी मार्केट को रेगुलेट नहीं करता, बट गाइडलाइंस इसने इशू की है जब से कमर्शियल पेपर को लिस्टिंग करने की बात की जा रही है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। बाकी अगर कोई भी डाउट है कमर्शियल पेपर के बारे में, बैंक रेट या डिस्काउंटिंग के बारे में, तो आपका क्या करना है, कॉमेंट सेक्शन में सिर्फ कॉमेंट डालना है एंड वील बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.